साथियों, जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? तो आज अपने बात करते हैं राजस्थान साहित्य का विभाजन। और बहुत आप लोगों की डिमांड थी हिंदी की क्लास की, वो भी आज आप लोगों की हो जाएगी। जिन जिन के विषय में जो जो हिंदी लगती है, राजस्थान साहित्य का विभाजन। राजस्थान साहित्य का विभाजन, इसके अंदर हम को कितने भागों में बांटते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में अपने इसको पढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है। इसके अलावा हम 3 भागों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसको 4 भागों में बांट रहे हैं, जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। पहला काल होता है प्राचीन काल। कौन सा होता है? पहला काल प्राचीन काल। उसके बाद होता है पूर्व मध्यकाल, और उसके बाद उत्तर मध्यकाल। 2 भागों में आएगा ये, पूर्व मध्य काल, और इसको बोलते हैं उत्तर मध्य काल। उसके बाद हमारे पास आज का वर्तमान स्वरूप आधुनिक काल। कौन सा काल हो गया? आधुनिक काल। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? प्राचीन काल वह काल था जिसमें वीर काव्यात्मक ग्रंथों का सृजन हुआ, वो रचनाएं जिसमें वीरों की बात की गई, तो इसको नाम दिया गया वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। ठीक है। वीर गाथा काल कब का है वो अपने आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर जैसे 13वीं से 16वीं शताब्दी हो सकता है, वो आपके बारे में, इसके बारे में बता दूंगा आपको। पूर्व मध्य काल, इसके अंदर हम याद करते हैं भक्ति काल को, भक्ति काल को। और उसके बाद स्टार्ट होता है वो है रीति काल। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा गया रीति काल के प्रसिद्ध कवि कौन से थे? कवि बिहारी। ठीक है, नमस्कार सभी को। और श्रृंगार काल, इसे ही बोलते थे नीति काल, नीति काल। और ये आधुनिक इतिहासकारों का काल है, वो आधुनिक काल है। तो एक बार इसको आप नोट कीजिएगा। एक हम साहित्य को 3 भागों में किस प्रकार बांटते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जो साहित्य का विभाजन है, इसके बारे में मैं बता देता हूं। साहित्य का विभाजन, ये हमारा साहित्य का पहला टॉपिक है जो आज हमने शुरू किया है। इसको हमने बांटा है प्राचीन काल, मध्यकालीन, और एक मैंने बांटा है आधुनिक काल। इसको 3 भागों में बांटते हैं, 13वीं से 16वीं सदी। यहां अपने लिखेंगे 16वीं से 18वीं सदी, और ये है 18वीं सदी के बाद लगातार। अब आप लोगों ने ये जान लिया होगा, भूकंप आया, भूकंप की बातें छोड़ो। हाँ, जो भी चल रहे थे पढ़ लियो, पहला बातें छोड़ो। ठीक है। अब देखो 13वीं से 16वीं सदी, इसमें हमने क्या पढ़ना है जीवड़ा? इसमें हमने पढ़ना है कि ये वीर गाथा काल है। कैसा काल है? वीर गाथा काल है। ये आपको पता चल गया। दूसरा, मध्यकालीन में आपको क्या पढ़ना है? मध्यकालीन में पढ़ना है साहित्यकारों का काल, साहित्यकारों का काल। और उसके बाद आपके पास बचा आधुनिक काल, यह है इतिहासकारों का काल।
या तो हम इस प्रकार से बांट सकते हैं, या फिर मध्यकालीन के मैंने दो भाग कर दिए, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसमें भक्ति काल अलग है, श्रृंगार काल अलग है, नीति काल अलग है और रीति काल अलग, वो उसको हमने तीन भागों में अलग बांटा है। ये तीन अलग हो गए, वो चार अलग हो गए। अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं, जैसे 1050 ईस्वी से 1550 ईस्वी का जो काल था वो वीर गाथा काल था, प्राचीन काल था, जिसमें वीर रसात्मक काव्यों का सृजन हुआ, जैन साहित्य की रचनाएं लिखी गई। रणमल छंद का, जो रणमल छंद एक ग्रंथ है वीरगाथा काल का, श्रीधर व्यास का, वो आपको एग्जाम में याद रखना है। भारत पर हो रहे भारी आक्रमण के कारण समाज के वीर युवाओं में वीरता का संचार और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए जो रचनाएं लिखी गई वो वीरगाथा काल की रचनाएं थी। तो हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन काल, वीरगाथा काल 1050 से 1550, वीर रसात्मक काव्यों का सृजन, जैन साहित्य की रचना लिखी गई। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? रणमल छंद। किसका है? श्रीधर व्यास का। भारत पर हो रहे बाहरी आक्रमण के कारण समाज के वीर युवाओं में एक जो है ऊर्जा का संचार और आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। लिखो, वीर गाथा काल 1050 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। 1050 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक। ठीक है। वीरगाथा काल का अन्य नाम क्या है? ये आप सभी जानते हैं, प्राचीन काल। ये हम लिख चुके हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ? वीर रसात्मक काव्यों का सृजन, वीर रसात्मक काव्यों का सृजन, वीर रसात्मक काव्यों का सृजन हुआ और जैन साहित्य की रचनाएं भी इसी में लिखी गई है। क्या लिखी गई है? जैन साहित्य की रचनाएं भी लिखी गई। जैन साहित्य की रचनाएं भी लिखी गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है इस काल का, उसके बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण ग्रंथ इस काल का, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये क्यों पूछा जाता है, उसका कारण है कि वीरगाथा काल का एक इंपोर्टेंट जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसका नाम है रणमल छंद, जो श्रीधर व्यास का है और अभी गत एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या नाम है? रणमल छंद। और किसने लिखा है? श्रीधर व्यास ने लिखा है। और अपने बात और करेंगे इसके अंदर भी, यहां पर वीरगाथा काल क्या था क्या नहीं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। कि भारत में हो रहे भारी आक्रमण के कारण समाज के वीर युवाओं में वीरता का संचार व आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वीर रस की जो कविताएं लिखी गई है वो यहां पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं नोट लगाकर, भारत में हो रहे बाहरी आक्रमण के कारण समाज के वीर युवाओं में वीरता का संचार। भारत में हो रहे बाहरी आक्रमण के कारण समाज के वीर युवाओं में वीरता का संचार व आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वीर रस की रचनाएं लिखी गई।
हम यहां पर पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम क्या है, वीर गाथा काल, जिसे प्राचीन काल कहा गया। अब आपसे इसमें सिर्फ याद करने वाली अगर कोई चीज है तो मेरे हिसाब से जहां तक हो सकता है आपको जैन साहित्य वाली ये लाइन याद रखनी है। वीर गाथा में वीर रसात्मक काव्य आएगा, वीर गाथा में वीरों की बात की जाएगी, और वीर गाथा में रणमल छंद, रणमल रण की बात आ रही है। रण कहां होता है, मैदान में होता है, और युद्ध की बात की जा रही है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। ये पवन, विराट सब ये कुछ कह रहे हैं कि सर वो कल क्लास थी। मैंने कहा कि आज आपका अपडेट आ चुका है, आपको लाइव नोटिफिकेशन जो है चलने का मिला होगा। बिल्कुल, जो भी शुरू हो चुका है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जो क्लासें कल डिलीट हो गई वो दोबारा आप इंस्टॉल करके दोबारा आप डाउनलोड करोगे तो वो सब कुछ आपको वापस वैसे मिलेगी, क्योंकि ये अपडेट है, सॉफ्टवेयर है। इसमें कुछ चीजों में फेरबदल करने पर कुछ चीजें गायब हो जाती है, उनको हम वापस सही कर देते हैं। पूरी टीम यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्य कर रही है, ये सब चीजें आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो आप इसके लिए ऐसे मतलब बच्चे की तरह मत किया करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आजा क्लास को नहीं बा क्लास को नहीं। हो सकता है जैसे आपको घर पर काम होता है वैसे मेरे को भी है। जैसे कल मुझे शादी में जाना है, मैंने आपको कहा था ना 2 दिन की फिर छुट्टी रहेगी, दोस्त की शादी है तो वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी हिंदी की क्लास है जो है वो टीचर मैंने अब बुला लिए हैं, पूरी टीम आप लोगों के लिए आ चुकी है। 25 तारीख से यथावत सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब नेवरी सर जो है बीमार हो गए, तो बीमार आदमी में भी तो इंसान, हाँ कुछ मजबूरियां आप समझा करो, ठीक है। तो आप नोट कर लिया होगा। अब अपने पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल भक्ति काल जिसे कहा गया, वो अपने इसके आगे वाली बात करेंगे, ठीक है। वो कब से कब तक है। बाकी आप कमेंट ना करो, बात करो। उसमें काल में संतों एवं संप्रदायों का उल्लेख हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पूर्व मध्यकाल जिसे क्या कहते हैं, भक्ति काल कहा जाता है। अब ये क्या है कि कई जगह 1550 से 1650 मिल जाता है, कई जगह ये मिल जाता है कि 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी जो है तभी तक ये आ गया था। कौन सा, पूर्व भक्ति जो है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, ठीक है। अब अपने यहां पर बात करते हैं, इसमें क्या है, इसके अंदर भक्ति की बात आएगी तो मीराबाई की बात आएगी, जसनाथ जी की बात आएगी, जाम्बो जी की बात आएगी, दादू जी की बात आएगी। जिन्होंने मूर्ति की उपासना पर बल दिया वो सगुण भक्ति के धारक थे। जिन्होंने मूर्ति की उपासना पर बल नहीं दिया और गुरु की महत्ता पर बल दिया वो निर्गुण उपासना वाले थे। यानी मूर्ति पूजा का विरोध कौन करते हैं, निर्गुण वाले करते हैं। जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया हो वो निर्गुण वाले हैं। तो अपने को याद रखना है कि इस काल में संतों एवं संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। इस काल में संतों एवं संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। इस काल में संतों एवं संप्रदायों का उल्लेख हुआ है। इसकी कितनी उपासना है, 2 उपासना है। एक हम बात करते हैं निर्गुण, निर्गुण उपासना। गुरु की महत्ता पर बल। जाति प्रथा का विरोध। आज फिर से समाज में एक जातिगत जो जहर है वो वापस घुलता हुआ नजर आ रहा है। जैसा हम जयपुर में देख रहे हैं, बार बार प्रत्येक समाज के द्वारा एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जगह अगर एक हिंदू महाकुंभ का आयोजन होता तो क्या सभी लोग वापस वहां पर नहीं आते, सभी आते।
तो हम लोग क्या है कि जब तक जातियों में बटे रहेंगे, ऊंच नीच के भाव में बंधे रहेंगे, तब तक हम शिक्षित नहीं कहला सकते। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन संतों ने कही है जो हमसे भी पूर्वज रह चुके हैं और उन्होंने सत्य बातें कही है। इसको ही हम पढ़ रहे हैं, वरना हम उनको पढ़ते ही नहीं। ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखना, गुरु की महत्ता पर बल, जाति प्रथा का विरोध, और यहां पर आप याद रखोगे मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध। अब हम कहते हैं कि सर ये क्यों हो सकता है। आप लोगों ने बहुत से संतों को भी देखा है और पढ़ा भी है और जाते भी हैं और जाते भी रहेंगे। कभी भी ईश्वर किसी एक व्यक्तिगत स्थान के लिए नहीं चुना गया है। संसार में ईश्वर सर्वव्यापी है, हमको भी देख रहा है, हमको यानी आपको भी और मुझे भी। ईश्वर सर्वव्यापी है, उसके लिए कोई भी एक विशेष स्थान नहीं होता, उसके लिए कोई भी एक योग्य दिन नहीं होता है। कई बार हमने देखा है मंदिरों में या मस्जिदों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में हम देखते हैं कि कई वीआईपी लाइन होती है। ये गलत है, कोई भी वीआईपी नहीं होता है ईश्वर के दर्शन के लिए। सभी को उसी लाइन से आना चाहिए जिस लाइन से दूसरे आ रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही दिन सभी लोग आ जाएं। भगवान उस दिन किस किस की सुनेगा। हमेशा जब आपको समय मिले तब आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ये किताबें हमें कहती है। फिर है सगुण उपासना। सगुण उपासना जो है, सगुण उपासना, सगुण उपासना में क्या है, मूर्ति की उपासना पर बल दिया गया है। मूर्ति की उपासना पर बल, यानी मूर्ति की उपासना पर बल दिया गया है, वो सगुण उपासना हो गया। ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहूं, मीराबाई, मीराबाई किसकी पूजा करती थी, श्री कृष्ण की पूजा करती। तो अपने उसके अंदर अपने याद रख सकते हैं सगुण उपासना वालों में मीरा बाई। ठीक है, बाकी और आएंगे तब अपने और पढ़ेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं अपने उत्तर मध्य काल की। किसकी बात करेंगे, उत्तर मध्य काल की, जो 1650 ईस्वी से 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इसमें क्या था कि जो राजा थे उन्होंने कलाकारों एवं साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया था। यानी इस काल में, इस काल में शासकों ने कलाकारों एवं साहित्यकारों को एवं साहित्यकारों को साहित्यकारों को आश्रय प्रदान किया है। क्या किया है, आश्रय प्रदान किया है।
दूसरा, श्रृंगार नीति रीति से संबंधित जो कविताएं हैं उन रचनाओं का यहां पर उल्लेख मिलता है। इसका मिलता है श्रृंगार नीति व रीति से संबंधित रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये आपके पास में नोट करने के लिए है कि जो हमारे पास भक्ति काल था उसके बाद का जो ये काल है जिसके अंदर हम श्रृंगार नीति और रीति की बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे उत्तर मध्य काल कहते हैं। तो नोट कर लीजिए। हाँ, मैं धर्मपाल जी आपके कमेंट देख रहा हूँ, महावीर जी आपके भी देख रहा हूँ, लेकिन बार बार उन कमेंट का कोई औचित्य नहीं है। जितेंद्र जी आप कह रहे हैं कि कहानी के माध्यम से बताइए जैसे आप ऑफलाइन में बताते हैं। अब मेरे भाई इसके अंदर बताओ क्या सुनाऊं। एक राजा हो तो हो, राजा भटन्य अन्य कलाकारा ने आश्रय प्रदान कर, तो जिस चीज में कोई कहानी बनती नहीं है और पेपर में कभी कोई कहानी आती नहीं है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करता हूँ। जहां पर जो चीजें बताने लायक होती है वो आपको हमेशा बताई जाती है। अब आप कहोगी श्रृंगार नीति रीति अंगी कहानियां बताओ, क्यों थे हिंदी साहित्य पढ़ रहे होगे, कलाकार खटेगा, जल्दी से लिखो। हाँ, अब अपने बात करते हैं किसकी, आधुनिक काल की, जिसके अंदर 1850 ईस्वी के बाद की बात आती है। आधुनिक काल 1850 ईस्वी के बाद क्या है, 1850 ईस्वी के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो एक परिवर्तन आया भारतीय समाज में, एक नई चेतना जागृत हुई, वो इसके अंदर है। क्या है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारतीय समाज में नई चेतना जागृत हुई। आप भी जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद नई चेतना जागृत हुई थी। इसके बाद की सभी रचनाएं जो है वो आधुनिक काल की है, ठीक है, यानी 1857 की क्रांति की बात की। इसके बाद की सभी रचनाएं आधुनिक काल की है। इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास में साहित्य क्या है असल में उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा गया आपसे प्रश्न रासो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रासो क्या है, किसी राजा की युद्ध वीरता उपलब्धि प्रशंसा का ऐतिहासिक वर्णन साहित्य में रासो कहलाता है। किसी राजा की युद्ध वीरता या हम कह सकते हैं प्रशंसा व उपलब्धि का वर्णन, प्रशंसा व उपलब्धि का वर्णन, उपलब्धि का ऐतिहासिक वर्णन, ऐतिहासिक
वर्णन साहित्य में रासो कहलाता है। ठीक है, आपसे कोई राजा है, राजा ने क्या युद्ध किए, उसमें क्या वीरता दिखाई, उसकी क्या उपलब्धि रही, उसकी क्यों प्रशंसा की जाती है, इन सब के बारे में जो साहित्य में लिखा है वो क्या कहलाता है, रासो कहलाता है। जैसे आप लोगों से ग्रंथ पूछा जाए कि बुद्धि विलास रासो किसका ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है, बिसल देव रासो जो अभी चर्चा का विषय रहा है हमारे बीच में, एक ग्रंथ है बिसल देव रासो। फॉर एग्जाम्पल गोडवाड़ी भाषा में लिखा गया बिसल देव रासो एक श्रृंगार का, एक प्रेम का रस है, लेकिन इस प्रेम के जो प्रेम रस का इसमें वर्णन हुआ है, नरपति नाहले ने यह लिखा था, जिसके अंदर विग्रहराज चतुर्थ के प्रेम का वर्णन, उनकी पत्नी का वर्णन, उनसे रूठने का वर्णन, उनको छोड़कर उड़ीसा जाने का वर्णन, वो सब इसमें वर्णित हुआ है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रेम के साथ वीर का भी बताया है कि वीर रस का वर्णन हुआ है। लेकिन आप बताइए कि एक लड़को और लड़की एक दूसरा हूं ब्याह कर रहा है, मिल रहा है, में प्रेम ही हो सके है, बांग अंदर वीर रस का काव्य खटुआसी, क्या दोनों लड़ाई कर रहा है तो प्रेम को नहीं। हाँ, बिसल देव रासो, नरपति नाहले। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं, दूसरा हमारे पास में है पृथ्वी राज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि व मित्र थे, इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था, पुत्र का नाम जलहन था। इस पूरे ग्रंथ की अपने व्याख्या सहित चर्चा करेंगे। एक बार सिर्फ आपको पता होना चाहिए, या आपसे पूछ ले बुद्धि विलास रासो, तो बुद्धि विलास रासो किसका ग्रंथ है, वो है जान कवि का। किसका ग्रंथ है, जान कवि का ग्रंथ है। तो नोट कीजिएगा इसे। हम पढ़ते हैं, एक शब्द आता है हमारे पास, ख्यात। ख्यात क्या होता है, ख्यात यानी उसने बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली, यानी ये एक प्रशंसनीय रचना होती है। यह है एक प्रशंसनीय रचना होती है। ख्याति प्राप्त कर ली तो प्रशंसनीय रचना ही होगी ना। अब इसमें क्या होता है कि कोई राजा होता है, वह अपने सम्मान के लिए, अपनी सफलताओं के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने राज्य के विशेष कार्यों का जो विवरण आदि अपने बारे में जो लिखवाता है उसे ख्यात कहते हैं। ख्यात क्या होता है, किसी राजा द्वारा अपने सम्मान और अपने विशेष सफलताओं का, लिख देते हैं इसमें, किसी राजा द्वारा अपने सम्मान, तो वो सम्मान यानी जो उसने अरे कार्य किया है उसकी चर्चा, आज आप उसकी प्रशंसा नहीं करोगे राज दरबार में तो आपको वो रख सकता है क्या, नहीं रख सकता ना। अपने सम्मान और सफलताओं तथा राज्य के विशेष कार्यों का जो इतिहास या विवरण कह सकते हैं, विशेष कार्यों का विवरण, विशेष कार्यों का विवरण आदि जो अपने बारे में लिखाया गया हो, लिखाया भी गया हो, या फिर जो विवरण आदि या जो वर्णन मिलता है या उसके बारे में किसी ने लिखा हो,
वो इसके अंदर आता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल पर आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा मुहणोत नेणसीरी ख्यात। अभी आपने देखा होगा एक एग्जाम था, अरे ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया मुंडियार री ख्यात का संबंध किससे है, तो राठौड़ों से है। मुहनोत नैणसीरी ख्यात जो है, या इसे अपने नैणसीरी ख्यात बोल सकते हैं सीधा, मुहनोत नैणसीरी ख्यात या नैणसीरी ख्यात, ठीक है। ये मुहनोत नैणसी ने लिखी थी। और इसके अलावा हमारे पास में और भी ग्रंथ है, जैसे दयालदास री ख्यात, ये दयालदास जी ने लिखी है, जिसमें बीकानेर के राजा महाराजाओं का वह विवरण और वर्णन मिलता है। तीसरा हमारे पास में एक और आती है बांकीदास री ख्यात, ठीक है, बांकीदास री ख्यात। तो बांकीदास री ख्यात जो है वो बांकीदास ने लिखी है, जिसने कुकवि 32 लिखी है। आयो अंग्रेज मुलक रहे ऊपर 1857 की क्रांति के समय की जो बातें हैं वो यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, ख्यात क्या होती है, एक प्रशंसनीय रचना होती है जिसमें राजा अपने सम्मान में, अपने क्षेत्र के विशेष कार्यों में, अपने राज्य के और अपनी सफलताओं के बारे में जो विवरण मिलता है या उसके बारे में लिखवाया गया हो वो इसके अंदर आता है। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, कमेंट मेरा उसका था, कोई बात नहीं, जिसका भी आप पढ़ते रहो, सारी कहानी जो है पेपर में आएगी तब बात करेंगे। वचनिका, वचनिका होती है एक दवा वेत होता है। गद्य पद्य की तुकांत रचना क्या है, तो वचनिका है। और यह कलात्मक जो है गद्य का ही एक रूप होती है, वो दवा वेत है। दवा वेत हमेशा उर्दू और फारसी में लिखा जाता है, जैसे जवान सिंगड़ा दवा वेत। या आप लोगों से पढ़ा जाए वचनिका, तो आपने पढ़ा होगा अरे गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, वहां पर पढ़ा होगा अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि वचनिका यह संस्कृत के जो वचन शब्द से वचनिका मिला है, यह संस्कृत के वचन शब्द से वचनिका है, संस्कृत के वचन शब्द से वचनिका बना है। संस्कृत के वचन शब्द से वचनिका बना है। यह गद्य पद्य की एक तुकांत रचना है। यह गद्य पद्य की एक तुकांत रचना है। इसमें अत्यानुप्रास अलंकार भी मिलता है। क्या मिलता है इसमें? अत्यानुप्रास अलंकार मिलता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर राठौड़ महेशदास री वचनिका, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राठौड़ महेश दान री वचनिका, ये है जग्गा खीड़िया की, जग्गा खीड़िया की। या फिर हम अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन की, अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये है शिवदास
गार्डन की। इसके अलावा दवा वेद वो क्या होती है, यह वचनिका की तरह ही होती है, लेकिन वचनिका जो है वो राजस्थानी भाषा में होती है। तो ये भी आपको याद रखने का है कि ये तो हम दोनों ये तो है उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। और नोट लगाकर लिख लेना, वचनिका राजस्थानी भाषा में होती है। इसके अलावा मैंने बताया है आपको दवावेद जो कलात्मक का ही, अरे कलात्मक काव्य का जो है एक गद्य रूप होता है। हाँ, गद्य पद्य की तुकांत रचना, देखो गद्य पद्य की जो शैली होती है उसे चंपू शैली कहते हैं, वो भी आपका प्रश्न सही है, गद्य पद्य की चंपू शैली, ठीक है, नोट कर लो। दवा वेद, दवा वेद क्या होता है, यह उर्दू व फारसी में लिखी जाती है। यह कलात्मक गद्य का ही एक रूप है, कलात्मक गद्य का ही एक रूप है, वो क्या है, दवावेद है। अब आप लोगों से, हाँ, इसके एग्जाम्पल भी, जैसे जवान सिंगरा दयावेद, दवावेद, जय सिंगरा दवावेद, वो है, ये वचनिका की भांति ही होती है, ये ध्यान रखना। दवावेद वचनिका की तरह ही होती है, लेकिन अंतर क्या है, आप लोगों को अंतर बता दिया, वो राजस्थानी भाषा में होती है, ये उर्दू फारसी में लिखी जाती है। इसमें उदाहरण, उदाहरण जवान सिंगरा दवा वेद या जय सिंगरा दवा वेद, जय सिंगरा दवा वेद। एक अपने को याद ये भी रखना है कि एक होता है सिलोका, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा सिलोका लिखे गए, ठीक है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। सिलोका ये क्या होता है, इसको भी याद रख लेना। सिलोका साधारण पढ़े लिखे गए लोगों द्वारा सिलोका लिखा गया, साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा श्लोका लिखा गया, ठीक है, या लिखे गए अपने कह सकते हैं। अमर सिंह राठौड़रा श्लोका आप एग्जाम्पल के तौर पर याद कर सकते हैं, अमर सिंह राठौड़रा श्लोका। अब अपने इनको रिपीट करते हैं जो आज हमने पढ़े, जैसे मैं कहूं रासो, किसी शासक की वीरता, युद्ध, उपलब्धि, उसकी प्रशंसा का वर्णन, ऐतिहासिक वर्णन जो है वो रासो कहलाता है। उसके अलावा मैं आपको लोगों को कहूं कि सिलोका क्या है, वो साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा जो लिखा गया वो सिलोका कहलाता है। उसके अलावा जो मैं बताऊं, आपसे पूछा जाए कि दवावेद क्या होती है, वो उर्दू व फारसी में लिखी जाती है। उसके अलावा आपसे वचनिका पूछे तो वचनिका जो है संस्कृत के जो संस्कृत के वचन शब्द से बनी है, और वचनिका में अचलदास खिंची वचनिका है, या महेशदान वचनिका है जो जग्गा खेड़िया की है, ये सब आपको बताते हैं। उसी में ख्यात की बात आती है, ख्यात जो होती है किसी राजा के द्वारा अपने सम्मान में या अपने जो है विशेष राज्य के कार्यों में या सफलताओं का जो वर्णन है वो ख्यात में आता है, नोट कर लो।
अब एक शब्द आता है रूपक, जिसमें होता है किसी वंश अथवा विशेष व्यक्ति व उसकी उपलब्धियों को, क्या होता है, रूपक। रूपक में क्या होता है, किसी वंश अथवा विशेष व्यक्ति, किसी वंश अथवा विशेष व्यक्ति व उसकी उपलब्धियों का जो रूपक के माध्यम से दर्शाया जाए, व्यक्ति व उसकी उपलब्धियों को रूपक के माध्यम से दर्शाया जाता है, माध्यम से दर्शाया जाता है। और आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो ये ग्रंथ बहुत बार पढ़ा होगा, जिसके अंदर एग्जाम में आया है राज रूपक वीर भान रत्नु का बहुत ही महत्वपूर्ण एक एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, राज रूपक। और ये किसका है, वीर भान रत्नु, वीर भान रत्नु। ऐसे ही एक होता है साखी, संत कवियों ने अपने अनुभव किए गए जो ज्ञान है उसको साखियों में वर्णित किया गया है। एक क्या होता है, साखी होता है, साखी। ये साखी क्या है, से संत कवियों ने अपने अर्जित किए गए ज्ञान व अनुभव, ज्ञान व अनुभव को साखियों के माध्यम से वर्णित किया है। इसमें एक छंद का प्रयोग भी होता है, वो भी आपको लिखना है। इसमें सोरठा छंद का प्रयोग होता है। और एग्जाम्पल में कबीर दासरी साखी, कबीर दास री साखी, यह आपका एग्जाम्पल हो गया। तो साखी जिसमें सोरठा छंद, रूपक इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि कंफ्यूज करता है। रूपक और रासो दोनों ध्यान रखना। किसी वंश, यहां एक शब्द आया वंश, या विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वहां हमने किसी शासक को पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर भी उपलब्धियां आ रही थी, यहां पर भी आ रहा है, ठीक है, विशेष व्यक्ति व उसकी उपलब्धियों का वर्णन, ठीक है, रूपक के माध्यम से दर्शाया जाता है, नोट कीजिएगा। एक अपने पढ़ते हैं मारवाड़ और शेखावाटी में अलग अलग आता है। मारवाड़ में मरसिया होता है जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद किए गए शोक व्यक्त की रचना को मरसिया कहते हैं, मरसिया। और शेखावाटी में सगुण भक्ति के गीत वो हरजस कहलाते हैं। किसी मारवाड़ में किसी व्यक्ति विशेष की
मृत्यु, व्यक्ति विशेष की मृत्यु के लिए शोक व्यक्त किया जाता है। मृत्यु, बिल्कुल। हरजस, हाँ, मीराबाई के पद भी हरजस कहलाते हैं। बिल्कुल संजीव, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। हाँ, मृत्यु के बाद किए गए शोक व्यक्त की रचना मर्सिया कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में आता है हरजस। हरजस शेखावाटी में किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर राम कृष्ण के गाए गए सगुण भक्ति के गीत, सगुण भक्ति के गीत हरजस कहलाते हैं। सगुण भक्ति के गीत हरजस कहलाते हैं। नोट, मीराबाई के पदों को भी हरजस कहते हैं। नोट लगा के लिखना है, मीराबाई के पदों को भी हरजस कहते हैं। एक बार के भाई फिल्म ही लादू की लक्ष्मी भी मैं एक बार रोबा का प्रकार बताया रहा। कई तो यहाँ रे बार रे काका माने छोड़कर चलियो गयो रे काका, रे छाती पर काई लेर गयो रे काका, बी धापली सागे मेरो ब्याह हो तो काका तने ही बात रो बेरो हो काका मेरो काई होसी। एक तो ओ रोबा को तरीको, एक अंग्रेज रोवे जिया ऐसे, एक आपने लुगाया जो कि मलवाता है चौको लगा दे, पहला तो चुपचाप आसी रहे दमू रे मारा जेठ जी माने छोड़ गया थे ही मारे घर में सब कुछ आया कर, मतलब साल बाद ने 3-4 हुए एक यहाँ। ठीक है, अब कानो कौन कहूंगा जापा छोटा होया करता जना बे, हर चीज एक मायने आ जाए, कोई गीता का माध्यम आ जाए, कोई सीधी व्यक्त हो जाए। ठीक है, तो एक बार इन्हें भी थे नोट कर लीजिए। एक शब्द आता है प्रकाश। प्रकाश एकदम रूपक का ही रूप है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है इसमें, वही किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को साहित्य में प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे सूरज प्रकाश महत्वपूर्ण ग्रंथ है, आप लोगों के लिए एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सूरज प्रकाश किसका ग्रंथ है? करणी दान का। जो भी मैंने आपको बताया या उदाहरण के रूप में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे राम प्रकाश किशोर दास का, राम प्रकाश किशोर दास, ये 1-2 प्रश्न यहां से साहित्य में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पहले पूछा जाता था वंशावली का कार्य कौन क्या करते थे, चारण व भाट क्या करते थे। ये क्या होता था, अपनी रचनाओं में आश्रित कवियों द्वारा जो शासकों की वंशावली वर्णित की गई है उसे क्या कहते थे? वंशावली कहते थे। क्या कहते थे? वंशावली। अपनी रचनाओं में शासकों, अपनी रचनाओं में आश्रित कवियों द्वारा शासकों की वंशावली को वर्णित किया गया, द्वारा शासकों
की वंशावली को वर्णित किया गया है। वंशावली का जो कार्य है पहले कौन किया करते थे, आपको यह भी ध्यान रखना है। चारण एवं भाट जो है वो वंशावली लिखने का कार्य क्या करते थे, यानी शासकों की वंशावली के अंदर हम बात कर सकते हैं विस्तृत विवरण। शासकों का क्या करते थे, वो विस्तृत विवरण जो है वो इन्हीं के पास में हुआ करता था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वंशावली का प्रमुख कार्य, भाटों का प्रमुख कार्य वंशावली का लेखन कार्य जो है वो राज दरबार में क्या करते थे। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको। एक होता है वेली, क्या होता है, वेली होता है। और एक वेली से जुड़ी हुई प्रकार है जो भी पर्ची होता है, क्या होता है, पर्ची। अब आप पर्ची को नहीं जो कॉलेज वाला टाइम पर आप ने दिया करता है या फेंक देता है या इंतजार करता है पर्ची बना बे टाइम चलिया गया। ठीक है, आजकल इंस्टाग्राम आ गया, सीधी बात कर ले। वहां वेली को क्या कहते हैं, वेलियो छंद में लिखे जाने के कारण इसे वेली कहा गया है, कारण इसे वेली कहा गया है। यह प्राय ऐतिहासिक, यह प्राय धार्मिक व ऐतिहासिक होती है। फिर आपको याद रखना है इसके अंदर मुख्य रूप से वेली किशन रुक्मणीरी, एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको यहां पर मिलेगा। वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जिसे डिंगल का होरेस कहा गया है। और राजस्थानी साहित्य में जो कवियों द्वारा या संतों द्वारा पद्यबद्ध जो रचनाएं हैं वो पर्ची कहलाती है। राजस्थानी साहित्य में संतों द्वारा लिखी गई पद्यबद्ध रचना, पद्यबद्ध रचना पर्ची कहलाती है। अब आपनी पर्ची और ई पर्ची में अंतर समझ में आ गया उसी। जैसे अपने बात करें संत रैदास री पर्ची आप लोगों को पढ़ने को मिल सकती है, पीपाजी री पर्ची, मीराबाई री पर्ची। ठीक है, संत रैदास, पीपाजी, मीराबाई री पर्ची। हाँ मुझे पता है ये एक बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए पहली बार में याद करना। अभी तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, तो नोट कीजिएगा। करते हैं अभी, जैसे वो कह रहे हैं क्लास पूरी होगी खत्म कर दो, ये जो आज साहित्य वाला टॉपिक है इसको अपने पूरा कर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्लास उसको 1 घंटे बाद कर लेंगे, अपने पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं ना, ये ध्यान रखना। धमाल, एक शब्द आ गया झमाल। अब अगर जमाल क्यों हुआ है गुरुजी, आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं। इसके अंदर मात्रिक संध का प्रयोग किया जाता है, इसमें पहला पूरा दोहा होता है और 5वें में चरण में अंतिम दोहा जो होता है उसको पढ़ा जाता है। हाँ बिल्कुल, देखो जमाल यह एक
मात्रिक छंद है। क्लास ऊपर ज्यादा भी हो सकती है, टाइम ज्यादा भी हो सकता है, उसकी आपको क्या परवाह है। ये एक मात्रिक छंद है। क्या है, मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है, इसमें क्या होता है कि पहले चरण में पूरा दोहा होता है और पांचवें चरण में जो है दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले चरण में पूरा दोहा, पहले चरण में क्या होता है, पूरा दोहा। वह पांचवें चरण में, वह पांचवें चरण में अंतिम दोहे दोहे को दोहराया जाता है। ये तो जमाल, ये झूलनो भी पढ़नो पड़े अपन। ठीक है, हाँ, पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। सॉरी, पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह जमाल, बिल्कुल आपने सही बताया संजीव, गुड। हाँ, दोहे के अंतिम चरण, ये लिख दिया। झूलनो भी होता है, बिल्कुल। एग्जाम्पल क्या हो गया, राव इंद्र सिंह जमाल, राव इंद्र सिंगरी झमाल। हाथ दुखन लग गया, फिर पढ़ो क्या मी हो है, बताओ। लिख लो, झूलना। ये भी मात्रिक छंद की तरह ही होता है, इसमें भी झमाल की तरह मात्रिक छंद होता है। सॉरी, इसमें भी झमाल की तरह मात्रिक छंद होता है। और अपने को याद करना है, अमर सिंह राठौड़ राज झूलना, अमर सिंह राठौड़ रा झूलना। लिखो फटाफट। एक शब्द आता है वात, कहानी की तरह कहने और सुनने की विद्या वात कहलाती है। वात, कहानी की तरह कहने और सुनने की विद्या वात कहलाती है। कहानी की तरह कहने और सुनने की विद्या बात कहलाती है। तो पढ़ना तो था नहीं पड़ेगा, मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, जैसे प्रश्न पूछा गया था मुहनोत नैन्सी का, तो विगत क्या होती है, कभी से उसने पूछ लिया। तो किसी भी विषय का जो इतिहास पूर्वक विस्तृत वर्णन मिलता है उसे विगत कहते हैं। विगत जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और उसके परिवार का वर्णन भी होता है, ध्यान रखना। विगत इसमें क्या होता है, किसी भी, मतलब कोई भी विषय का जो इतिहास पूर्वक विस्तृत वर्णन, किसी भी विषय का इतिहास पूर्वक विस्तृत वर्णन विगत कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा उसके परिवार के व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है। ठीक है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा उसके
परिवार का विस्तृत वर्णन मिलता है। हम पढ़ते हैं एक ग्रंथ मारवाड़ रे परगनारी विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी विगत ये क्या होता है? ये होते हैं, ये मुहणोत नौनसी के द्वारा लिखा गया है। इसे राजस्थान का गजेटियर कहा गया है। क्या कहा गया है? राजस्थान का। रायसेनगर सुनील जी, राम राम। विष्णु जी, ठीक है, राम राम तो सबका है, पर एक बार ही दिया करो राम राम। इसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। लक्ष्य राज जी, अब देखो करंट अफेयर्स की क्लास, लक्ष्य राज सिंह, करंट अफेयर्स की आपको पीडीएफ दी गई है, वो याद कर लो, उसके बाद उनकी प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और करंट अफेयर्स एग्जाम के पास आने पर करवाया जाता है, अभी पहले नहीं, उससे पहले पीडीएफ मिलती रहेगी, अन्य क्लासेस चल जाएगी। डाटा क्वालिटी का भी ऑप्शन दो। विष्णु गोदारा जी, जितना हो रहा है सब अपडेट देते जा रहे हैं, और जो अरे लाइव क्लास होती है उसमें डाटा क्वालिटी का ऑप्शन जो है इतना ही रहता है, आप रिकॉर्डेड होने के बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद आज की इस क्लास में। अगली क्लास अपनी 1 घंटे बाद इतिहास की होगी, उसमें जुड़ते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।